हेलो स्टूडेंट। आज हमारी व्यावसायिक अध्ययन हिंदी मीडियम क्लास 12 एमपी बोर्ड का चैप्टर 2 और आज दूसरा दिन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व सीमाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले की क्लास में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है ये समझ लिया था, राइट, और उसकी विशेषताएं देख ली थी। अब हम देख रहे हैं महत्व। तो महत्व क्या है? ठीक, सबसे पहली चीज कल मैंने कहा था कि एक छोटी छोटी इकाई से संपूर्ण बनता है, मतलब कुल मिलाकर बनता है, राइट। जैसे हमारे गांव में एक एक परिवार मिलकर पूरा गांव बनता है ना। यदि हर घर वाले एक गांव में हर घर वाले एक जैसा व्यवहार करते हैं तो पूरे वो गांव का व्यवहार हो जाता है। तो हम बोलते हैं यार वहां के गांव वाले तो ऐसा करते हैं, राइट। क्यों? क्या एक व्यक्ति कर रहा है वहां पर? नहीं, लगभग एक एक मिलकर सभी लोग वो काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही एक एक छोटी इकाई जरूर है। एक गांव में एक घर बहुत छोटी इकाई है, बट सारे इकाई छोटी छोटी इकाई सभी एक जैसा व्यवहार कर रही है तो वो एक संपूर्ण रूप ले लेगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया संपूर्ण को समझने के लिए एक छोटी इकाई को भी समझना जरूरी है ना। तो यहीं पर वो कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व यह है कि यदि आप संपूर्ण व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करना पड़ेगा, एक छोटी इकाई को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, इसको रीड करके देख लेते हैं फटाफट। यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी हासिल करना आवश्यक है। जैसे बोला ना, पूरे गांव के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें एक एक घर की जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत मांग के संयोग से ही सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति का रूप सामने आता है। एक घर यदि किसी चीज की मांग कर रहा है, कोई सी भी चीज, जैसे कि अभी गर्मियों में कूलर की मांग कर रहा है, राइट, तो एक एक घर सभी लोग मांग करेंगे, राइट। तो मतलब हम कहेंगे कि संपूर्ण मांग हो गई कुल मिलाकर सभी की, है ना। हालांकि ये संपूर्ण मांग, संपूर्ण सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति तो आगे के जो अध्याय है उसमें समझ में आएगा। पर हम इतना कह सकते हैं, एक घर मांग कर रहा है तो वो एक एक परिवार की मांग है, राइट। ऐसे जितने भी परिवार हैं उस गांव में वो लोग मांग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 100 मकान है तो 100 लोग मांग करेंगे। 80 ने भी करा तो वो सबका मिला के क्या कहलाएगा? सामूहिक मांग कहलाएगी। ठीक है, सामूहिक पूर्ति का रूप सामने आता है। जैसे यदि हमें यह ज्ञात करना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है, मैंने कल ये एग्जांपल लिया था कपड़ा उद्योग, वो सूती उद्योग कहलाएगा, है ना। तो उसकी स्थिति क्या है, यदि ये देखना चाहते हैं हम हमारे देश में कपड़ा उद्योग का क्या हाल है, ये हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की फर्मों मतलब कि उसमें चलने वाले बिजनेस। देखो, कंपनी शब्द आप अच्छे से समझ गए हो मेरे ख्याल से। बिजनेस सॉरी अकाउंट में हमने अच्छे से समझ लिया कि कंपनी शब्द किस संस्था के लिए लगाया जाता है। तो जरूरी नहीं हो कि हर बिजनेस कंपनी हो, है ना। पार्टनरशिप भी हो सकता है, एकल स्वामी भी हो सकता है, राइट। इसलिए यहाँ पर कंपनी शब्द नहीं लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? फर्मों, मतलब व्यवसायिक संस्थानों को क्या बोला गया है? फर्म। ठीक, तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि यदि आप पूरे उद्योग के बारे में जानना चाहते हो सूती वस्त्र के, तो आपको सूती वस्त्र उद्योग की जो भी फर्म है, मतलब व्यवसायिक संस्थान है, की जानकारी हासिल करनी होगी। तभी हम सूती वस्त्र उद्योग की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है ना, समझ में आ गया। आगे, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। देखिए, अभी जैसे बजट आता है ना, 31 और 30 जनवरी को हमारे देश का बजट आता है। तो जो वित्त मंत्री होते हैं और जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, ये लोग
अर्थशास्त्री ही होते हैं, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समग्र दोनों का अध्ययन करके अपनी आर्थिक नीतियां बनाते हैं। जैसे न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए रहेगी, भाई न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए रहेगी, ये कैसे निकाला? तो उन्होंने ये अध्ययन काय में करा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करा। एक व्यक्ति को कितना आवश्यक है पैसा कमाने का, पूरे दिन भर का कितनी जरूरत है उसकी, राइट। तो वहां से उन्होंने एक व्यक्ति पर अध्ययन करा, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करा। फिर एक व्यक्ति पर अध्ययन करने के बाद में उसी को फिर काय में करा, समग्र में, कि कुल मिलाकर कितना वजन पड़ेगा सरकार के खजाने पे, या फिर पूरी अर्थव्यवस्था में ये पैसा कैसे घूमेगा। आपने वो देखा होगा बीपीएल कार्ड धारक, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी लाइन से नीचे। तो ये गरीबी लाइन कहां से आई? क्या भगवान ने बना के दी? नहीं, गरीबी लाइन का डिसाइड भी कहां से हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से हुआ है। कि एक व्यक्ति यदि इससे नीचे कम कमाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया ये गरीबी रेखा, मतलब ये गरीबी से भी नीचे वाले स्तर पे। तो वो कहां से आया? वो व्यष्टि शास्त्र में अध्ययन हुआ। एक व्यक्ति की बात हो रही ना, राइट। तो ये वही बात हो रही है कि आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक होता है। आर्थिक समस्याओं के मूल्य का निर्धारण एवं वितरण की समस्या प्रमुख होती है। आर्थिक समस्याओं में दो समस्याएं महत्वपूर्ण है, मूल्य का निर्धारण और वितरण की समस्या। मूल्य का निर्धारण मतलब किसी वस्तु की कीमत और उसके उत्पादन के जो साधन है। अब बताओ उत्पादन के साधन क्या है? पहले अध्याय में मैंने पढ़ाया होगा, उत्पादन के साधन क्या है? जमीन, उद्यमी, है ना, याद है। तो उनका भी तो मूल्य निकालना पड़ेगा, वो भी तो कीमत मांगते हैं। तो उनका मूल्य का निर्धारण और वस्तु की मूल्य का निर्धारण आर्थिक समस्याओं का प्रमुख मतलब समस्याएं, ठीक है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन अधिकाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। और इस समस्त समस्याओं के निर्णय के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति के नियम सिद्धांतों का प्रयोग होता है। तो मांग और पूर्ति के जो नियम है वो इसी अध्याय में मतलब इसी भाग में, फर्स्ट वाले भाग में हम पढ़ेंगे। अतः यह नियम हमें बताता है कि मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के कारण कीमत का निर्धारण होता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें साम्य की सभी जानकारी देता है। साम्य क्या होगा आगे मालूम पड़ेगा। जब भी संतुलन शब्द का उपयोग किया जाएगा मतलब साम्य, ठीक है। आगे ये देखिए, एकदम से तो मैंने पहले भी कहा था कल की क्लास में कि एकदम से पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप यहाँ नहीं समझ सकते, एक चैप्टर में नहीं समझ सकते आप, हमको उसको अध्ययन करना पड़ेगा। धीरे धीरे इन शब्दों का महत्व हमको समझ में आएगा। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे वो सब आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक वाले थे, है ना। बीपीएल वाली बात करी थी, है ना। टैक्स कितना लगाना है इस साल, ये कैसे डिसाइड होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि एक व्यक्ति पर टैक्स यदि अपन इतना करेंगे, गवर्नमेंट सोचती है कि 30% टैक्स लगाया जाए तो उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद में क्या सोचा जाता है कि कुल मिला के समग्र पे मतलब पूरी अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा, राइट। चलिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सरकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि उनका व्यक्तिगत इकाइयों के कार्यकरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक व्यक्ति के कार्य पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों का विशिष्ट वस्तुओं की कीमत और मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा सरकार की नीतियां साधनों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। साधनों के वितरण का मतलब होता है साधनों को पारिश्रमिक,
किसको कितना पैसा मिले, मजदूरी कितनी मिले, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, साधनों का वितरण। आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण। भाई अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम आर्थिक का समाज का आर्थिक कल्याण कर सकें, राइट। तो ये देखना कि हमारी नीति वास्तव में आर्थिक कल्याण कर रही है या नहीं, इसके लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में आके किसी एक इकाई पर ध्यान देना होगा कि जो हमने नीतियां बनाई थी सरकार ने, राइट, वो वास्तव में एक छोटे व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं। अक्सर चुनाव में आप देखते होंगे नेता लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी योजनाएं तो बन जाती है, पर नीचे एक मजदूर तक तो वो पैसा पहुंचता ही नहीं है। मतलब ये कहाँ अध्ययन किया गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करके पता लगाया गया कि तुमने योजना तो अच्छी बना दी साहब, और उसका लाभ तो उस एक इकाई को, मतलब एक पर्सन को जिसको मिलना चाहिए था उसको तो मिला ही नहीं। ये वही बात है, ठीक है। आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहां व्यक्तिगत उपभोग मतलब एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है तो उसको वो उपभोग बोलते हैं, है ना। व्यक्तिगत रहन सहन के स्तर आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। वहीं सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय। अब सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है सरकार का खर्चा, और सार्वजनिक आय का मतलब होता है सरकारी इनकम। याद रखना, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब सरकार, ठीक। जहां पर भी सार्वजनिक शब्द आए मतलब कि ये सरकार की बात हो रही है, और सरकार में सरकार कोई और नहीं है, पब्लिक ही, उस देश की जनता ही सरकार होती है ना। जिससे बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जो सरकारी बसें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वो किसकी बस है, वो पब्लिक की है ना, ठीक है। आय के प्रभावों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि समाज को करारोपण मतलब टैक्स लगाना, अभी मैंने बात कही थी ना कि टैक्स कैसे लगाया जाए, तो समाज को करारोपण की तुलना में सार्वजनिक व्यय से अधिक लाभ प्राप्त होता है। मतलब सरकार ने जितने खर्चे करे, ठीक, उससे अधिक क्या बोल सकते हैं, जितना उनसे टैक्स लिया गया है, करारोपण मतलब टैक्स लगाना, तो पब्लिक पर जितना टैक्स लगाया गया है उसके मुकाबले यदि सार्वजनिक व्यय अधिक, मतलब उससे लाभ अधिक प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे ये समाज में आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। कहने का मतलब देखो, सरकार ने हमसे जितना टैक्स लिया उसके मुकाबले वो जो हमारे लिए जो खर्चा कर रहे हैं, भाई टैक्स कलेक्ट करती है सरकार और हम ही पर खर्चा करती है, तो उसका लाभ हमें ज्यादा मिलता है। जितना टैक्स हमसे कलेक्ट किया गया और जितना हम पे खर्च किया गया, यदि खर्च करने का लाभ ज्यादा है टैक्स के मुकाबले, तो हम कहेंगे आर्थिक कल्याण हुआ है या उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। यदि सार्वजनिक आय व्यय के प्रभावों से लोगों को रहन सहन स्तर में कमी आती है तो आर्थिक कल्याण घटा है। समझ में आया। व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। तो अभी हमने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, मैं उदाहरण दे चुका हूं। एक व्यक्ति के लिए यदि हमको देखना है, जैसे मजदूरी की दर क्या रहेगी, है ना, बीपीएल की जो सीमा है वो क्या रहेगी, वो एक व्यक्ति पर अध्ययन करके ही बनाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए ये पॉइंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई की समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। जैसे प्रत्येक उपभोक्ता यह चाहता है कि वह अपने सीमित साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। बेटा ये जो लाइन है ना, अगला जो चैप्टर आ रहा है उपभोक्ता संतुलन, उसमें इतना अच्छे से क्लियर होगा, अभी मेरे को यहाँ पर बात करनी नहीं चाहिए, उस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब वो चैप्टर हो जाएगा और फिर इसको पढ़ोगे ना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि यह बात क्या कही जा रही है, ठीक है। अपन वही देखेंगे। तथा इसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक भी यही चाहता है
कि वह कम से कम उत्पादन लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करे। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करे तो प्रॉफिट भी उसको ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक। व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी, फिर से वही बात है, व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक निर्णय में सहायक, तो उसकी समस्या में भी, समाधान में भी उपयोगी। ठीक। ये जो महत्व था व्यष्टि अर्थशास्त्र का, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, बहुत ज्यादा आईएमपी है ना। बिल्कुल आपको इसको शब्दों में याद कर लेना है। देखो समझ तो लिया ही है, पर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। 5 मिनट में ये आंसर कॉपी पे आ जाना चाहिए, है ना। इसके बाद में आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। ठीक। सीमाओं का मतलब क्या होता है? एक क्षमता, एक लिमिट, कि भाई एक व्यक्ति की ये सीमा है, मतलब वो उससे आगे नहीं जा सकता, है ना, उसके अंदर ही रहेगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं? तो हम कहेंगे केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेगा। मैं एक बात बताऊं, अर्थशास्त्र में जब आप किसी भी चीज की सीमाएं या दोष, कमी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये फिजूल में कमी निकाली गई है। अब जैसे हम बोले कि एक बाइक है ना, गाड़ी, बाइक, बाइक की सीमाएं क्या हैं? तो ऐसा कहा जाएगा कि बाइक में केवल 2 ही पहिए होते हैं। अरे तो यार बाइक का मतलब ही वो है ना, 4 पहिए वाली हो तो फोर व्हीलर, फोर व्हीलर मतलब कि जीप, कार हो जाएगी। तो ये कोई सीमा थोड़ी ना हुई है, मतलब समझ में आ रही ना, जबरदस्ती उसमें अंदर कमी निकाली जाएगी, जो कि अक्सर इंडिया के लोग करते हैं है ना। कोई अच्छा काम भी कर रहा हो तो फिर भी हम क्या बोलते हैं, अरे ये ऐसा नहीं करा इसने, ऐसा करता तो और अच्छा हो जाता, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर जबरदस्ती बिना वजह कमियां, क्योंकि क्वेश्चन ही आया कि कमियां बताओ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बाइक में कितने पहिए होते हैं? केवल 2 ही होते हैं साहब, है ना। इसमें केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अरे ये उसकी कमी नहीं है, ये तो उसकी विशेषता है मेरे ख्याल से, पर उन्हीं विशेषताओं को आप क्या बोल देते हो, कमियां बता देते हो, बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये विशेषता है कि वो एक ही इकाई पर अध्ययन करता है, तो उसी को क्या बोल दिया, उस विशेषता के सामने क्या लगा दिया, केवल, और उसको क्या बना दिया, सीमा या उसकी कमी बना दिया। समझ में आई बात? आप इसको पढ़ के देखना, इसमें दम नहीं है। अवास्तविक मान्यता, हाँ ये वास्तव में इसकी सीमा है। हमने विशेषता में देखा था, देखो हम विशेषता पर आते हैं। विशेषता पर आने के लिए आपको पेज नंबर 3 पर आना पड़ेगा। पेज नंबर 3 पर आप देखोगे, चौथा विशेषता थी इसकी, पूर्ण रोजगार की मान्यता, है ना, पूर्ण रोजगार की मान्यता। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मान्यता ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, सभी को क्या है, रोजगार मिला हुआ है, कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं है, सबको नौकरी मिली हुई है। वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वास्तविक कमी है जिसको मैं कहूंगा, जो कि सही लिखा है कि अवास्तविक मान्यता, जो हो नहीं सकता वो मान लिया गया है। ठीक है, आगे चलो इसको पढ़ के देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही कार्य कर सकता है। मतलब जब हम इसका अध्ययन करें तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि सभी को रोजगार मिला हुआ है, जो कि वास्तविक नहीं है। जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा काल्पनिक है। काल्पनिक समझते हो ना? इस प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ये पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला भाग है उसके आखिरी चैप्टर में आएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की दीर्घकाल की मान्यताएं भी व्यवहारिक नहीं है। अपन देखेंगे इसमें कि दीर्घकाल की मान्यता क्या है ना, और अल्पकाल की मान्यता क्या है। ठीक है, तो वहां पर हम जब देखेंगे कि दीर्घकाल की मान्यता ये है
तो हम कहेंगे ये वास्तविक नहीं है। वहां नहीं कहेंगे, सिर्फ यहाँ कमी निकालते वक्त ही कहेंगे। ठीक है, चलिए। वेस्टी निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। कैसे? ये आपको समग्र जब हम पढ़ेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर एक उदाहरण दे रहा हूं। बचत करना अच्छी बात है ना? हम जितना कमाते हैं उसमें से हमें कुछ परसेंटेज क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ये अच्छी बात है। एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए, राइट। पर समग्र में ये व्यष्टि के हिसाब से अच्छा है, एक व्यक्ति के हिसाब से अच्छा है, पर जब इसको समग्र रूप से देखोगे, मतलब अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति यदि ये करने लग जाएगा तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। गुजरात गुजरात क्यों इतना आगे है, वहां इतने लोगों की इनकम क्यों है? क्योंकि वहां बचत के साथ साथ खर्चे पर भी ध्यान दिया जाता है। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात बताऊं, अर्थव्यवस्था का अर्थ चक्र कैसे चलता है। मैं खर्चा करूंगा तो किसी और की इनकम होगी, उसकी इनकम होगी और वो खर्चा करेगा तो किसी और की इनकम होगी। ऐसे करते करते वापस मेरे पास इनकम आएगी। पर यदि मैं अपने पैसों पे कुंडली मार के बैठ गया तो दूसरे की इनकम नहीं होगी, उसकी इनकम नहीं होगी तो वो खर्चा नहीं करेगा, वो खर्चा नहीं करेगा तो कोई और खर्चा नहीं करेगा, और वो खर्चा नहीं करेगा तो मेरी इनकम नहीं होगी। गुजरात इतना आगे इसलिए क्योंकि वो लोग खर्च करना जानते हैं, है ना। वो लोग क्या जानते हैं, खर्च करते हैं, वो पैसे को जीते हैं, इसलिए हर व्यक्ति की इनकम होती है और इसलिए चक्र अच्छा चलता है। और अर्थव्यवस्था का जब चक्र अच्छा चलता है तो सभी की इनकम होती है। समझ में आ रही बात? तो एक गांव में यदि देख लिया जाए कि एक गांव के लोग खर्चा ही नहीं करते, है ना, होटल में खाना ही नहीं खाना उनको, वो तो घर पे जाके क्या कर लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे रोज। तो वहां पर होटल आएगी क्या, रेस्टोरेंट होटल आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उनको मालूम है ये तो लोग खर्चा ही नहीं करते। जब होटल रेस्टोरेंट नहीं आएगा तो होटल रेस्टोरेंट में किसी को काम करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है, मतलब कि सही नहीं है। चलिए देखते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन पर आधार पर निर्णय लेता है। अनेक व्यक्तिगत निर्णयों को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए माना सही मान लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी हैं जिन्हें समूह पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन यदि सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सही है, समझ में आ गया? संकुचित अध्ययन, संकुचित मतलब छोटा, ये तो इसकी विशेषता है अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है कि एक छोटी इकाई पर अध्ययन करता है, पर उसी को इन्होंने क्या बना दिया, उसकी सीमा बना दी कि एक छोटी चीज पर यह अध्ययन करता है। ठीक है। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता। अब समस्या यदि पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो उसका व्यष्टि में क्यों अध्ययन होगा यार, सीधी सी बात है ना। उदाहरण के लिए मौद्रिक नीति। अब ये मौद्रिक नीति क्या है भाई, सीधी सी बात है, समग्र वाला पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो ये सब समग्र अर्थव्यवस्था की चीजें लिखी हुई है आगे। मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकोषीय नीति, आय एवं धन का वितरण, विदेशी विनिमय, उद्योग नीति, ये सब समग्र वाली क्या है, विषय हैं, समग्र के विषय हैं। तो ऑब्वियसली यार सीधी सी बात है, समग्र के विषय है तो उसका अध्ययन व्यष्टि में कैसे हो सकता है? ठीक है। चलिए, अव्यवहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अवास्तविक है तो इस पर बने समस्त नियम और सिद्धांत भी क्या हो जाएंगे? मतलब सर फिर पढ़ने से मतलब ही क्या है? पढ़ना तो पड़ेगा बेटा यार, है ना। चलिए,
तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे समग्र अर्थशास्त्र, जो कि वीडियो नंबर 3 में आएगा। आज ही देख रहे हैं, है ना, पर वो वीडियो नंबर बदल जाएगा, उसका हेडिंग अलग हो जाएगी, अच्छा रहेगा। तो 2 मिनट का स्टॉप लेते हैं और ये वीडियो अब वीडियो नंबर 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो आज व्यष्टि अर्थशास्त्र में इतना ही है।